गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शब्द निर्माण समास। सबसे पहले है समास से आशय, मतलब समास का क्या अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संयोग या मिश्रण करना। मतलब जो समास शब्द है इसका क्या अर्थ है? संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब छोटा करना। संयोग या मिश्रण मतलब कि मिलाना। तो इस आधार पर समास वाक्यांशों या शब्द समूहों के संक्षेपीकरण की प्रक्रिया है। मतलब जब हम शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखते हैं, संक्षिप्त मतलब छोटा करके लिखते हैं, तो उसे समास कहते हैं। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द हैं या वाक्यांश। वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्य का अंश, वाक्य का हिस्सा। तो जब हम इन्हें संक्षिप्त मतलब छोटा करके इनसे एक नया शब्द बनता है तो उसे कहते हैं समास। जैसे इसके उदाहरण हैं देश का वासी, देशवासी। तो ये देश का वासी, यहां हमारे पास दो शब्द हैं, देश और वासी। लेकिन जब हमने इनको छोटा करके लिखा, संक्षिप्त रूप में लिखा देशवासी। ऐसे ही है अपने आप पर बीती, आप बीती। तो एक संक्षिप्त रूप में हमने लिख दिया अपने आप पर बीती, आप बीती। गंगा और यमुना, तो इसको संक्षिप्त रूप में हमने लिखा गंगा यमुना। तो ऐसे ही और भी उदाहरण हैं। फिर है समस्त पद या सामासिक पद। समस्त का मतलब क्या होता है? सारा। तो समास में जो दो पद होते हैं, दोनों पदों को मिलाकर जब लिखा जाता है तो उसे कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है, कि जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो एक नया शब्द बनता है, तो उसे कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। ये एक ही चीज है, समस्त पद या सामासिक पद। तो हम इसको समस्त पद भी कह सकते हैं। तो जो एक नया शब्द बना, दो शब्दों को मिलाकर जब हमने एक नया शब्द बनाया तो उसे हमने कहा समस्त पद। इस नए शब्द में स्पष्ट रूप से दो शब्द जुड़े दिखते हैं। स्पष्ट रूप से दिखने वाले इन शब्दों को पद कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण किया था देश का वासी, तो इसमें हमें स्पष्ट रूप से कितने शब्द दिखाई दिए? दो। कौन कौन से? देश और वासी। तो जब हमने दोनों शब्दों को मिला दिया तो हमारा एक नया शब्द बना देशवासी। तो ये देशवासी ये है समस्त पद, लेकिन जो देश और वासी ये दो अलग अलग से शब्द हैं, हम इनको पद कहते हैं। इसमें से जो पहले वाला शब्द है, देखो इनमें पहले वाले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। कि इसमें जो पहला शब्द है देश, ये तो हमारा है पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला। और जो दूसरा है वासी, ये हमारा है उत्तर पद, यानी कि दूसरा। तो पहले वाले शब्द को पूर्व पद, दूसरे वाले शब्द को उत्तर पद, और जब दोनों पदों को मिलाकर हमारा एक शब्द बना देशवासी, तो ये है समस्त पद। इसके बाद है समास विग्रह। परस्पर मिली किन्हीं दो वस्तुओं को अलग करने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। देखो विग्रह शब्द का क्या मतलब होता है? विग्रह करना, अलग करना। कोई दो वस्तुएं हैं, जब हम उनको अलग करते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं। इसी प्रकार से समास में जब दो शब्दों को मिलाया हुआ है, लेकिन जब हम उन दो शब्दों को अलग करते हैं तो उसे विग्रह, समास विग्रह कहते हैं। व्याकरण में समास करने के पश्चात समस्त पद के रूप में जुड़े पदों को अलग करके उन्हें समास से पूर्व की स्थिति में रख देने को समास विग्रह कहते हैं। मतलब जो समस्त पद हैं जब हम उनको अलग अलग कर देते हैं फिर से,
जैसे यही था उदाहरण, देश का वासी, देश पूर्व पद, वासी उत्तर पद, समस्त पद क्या बन गया, देशवासी। तो देशवासी जब हमने समास बनाया, इसको अगर फिर से हम अलग करें, देशवासी, देश का वासी, तो ये जो देश का वासी है ये क्या है, समास विग्रह, क्योंकि इसमें हमने समास के जो समस्त पद थे उन्हें अलग अलग से कर दिया, तो ये हो गया समास विग्रह। इससे आगे है समास के भेद। देखो, समस्त पदों में किस पद की प्रधानता है, प्रधानता क्या होता है, किस पद का अधिक महत्व है, इस आधार पर समास के 4 भेद किए जाते हैं। मतलब इसके कितने भेद माने गए हैं, 4, लेकिन इसमें समस्त पद वो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसके भेद हैं 4। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व मतलब किसी में तो पहले का महत्व है, किसी में उत्तर पद, किसी में दूसरे पद का महत्व है, किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब एक हमारे पास जो समस्त पद है, कभी तो हम उसके पहले पद को महत्व दे रहे हैं, किसी में हम दूसरे को महत्व दे रहे हैं, लेकिन किसी किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और किसी में दोनों ही पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। पदों की प्रधानता के इन 4 आधारों पर समास के निम्नलिखित 4 मुख्य भेद किए जाते हैं। आगे देखिए 4 भेद कौन कौन से हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, और 4th नंबर पे है बहुव्रीहि समास। इसमें तत्पुरुष समास के आगे जाकर 2 भेद हो जाते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो पहला हमारा है अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। देखो, इसमें पहले ही आपको बताया था कि किसी समास में पहला पद प्रधान है, किसी में दूसरा है, किसी में दोनों है, तो किसी में दोनों नहीं है। तो जो हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास, इसमें हमारा पहला ही पद का महत्व है, पूर्व पद का, यही प्रधान है, यही मुख्य है, और वो होता है अव्यय। अब अव्यय क्या होता है, अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो वो होते हैं अव्यय। तो जिसमें पहला पद एक तो मुख्य होता है, पहला पद प्रधान है, और वो अव्यय है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आएगा किसी भी स्थिति में, वह है अव्ययी भाव समास। तो उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। तो इसको ज्यादा डीपली करने की जरूरत नहीं है, आगे इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आजीवन। आजीवन में देखो, ये समस्त पद हैं, क्योंकि इसमें 2 पद मिले हुए हैं, आ और जीवन। तो इसका हमने विग्रह किया जीवन भर या जीवन रहने तक। देखो, नाम से क्लियर है, आजीवन मतलब पूरा जीवन, जीवन भर। तो इसका जो पहला पद है उसका मेन महत्व है आ, तो ये एक अव्यय शब्द भी है, तो ये अव्ययी भाव समास है। ऐसे ही है यथा नियम। पहला पद कौन सा है, यथा, दूसरा पद कौन सा है, नियम। तो यथा का मतलब क्या होता है, अनुसार। अब देखिए, अनुसार एक अपने आप में अव्यय शब्द है, क्योंकि अनुसार शब्द में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। तो यथा नियम, यथा पूर्व पद, नियम उत्तर पद, तो इसमें पहले पद का महत्व है अनुसार, क्योंकि यथा नियम का जो मीनिंग निकल रहा है वो यथा के अनुसार है, नियम के अनुसार। तो इसी तरह से इसके और एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। तो ये सारे अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान है और पहला पद अव्यय है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद गौण, अब गौण का क्या मतलब है, जिसका कम महत्व हो। पहले पद का महत्व किसमें था, अव्ययी भाव समास में, लेकिन तत्पुरुष समास में पहले पद का महत्व नहीं है, गौण मतलब उसका महत्व कम है। उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, वह है तत्पुरुष समास। इसको हमें ज्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है, अगर हमें इतना ही क्लियर हो जाए कि तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है,
जिसमें हमारा दूसरा पद प्रधान है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, मतलब इसका जो हम समास विग्रह करते हैं वो दूसरे पद की अकॉर्डिंग करते हैं, तो ये होता है तत्पुरुष समास। अब जो तत्पुरुष समास है इसके कई भेद हैं आगे, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो आप लोगों ने कारक किया होगा पहले, तो ये सारे आगे कारक के भेद आ जाते हैं, जिसमें हम ये करते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर। तो इसमें कर्ता कारक और लास्ट में जो संबोधन कारक, उसको छोड़ के बाकी के इसके भेद हैं कर्म तत्पुरुष। अब इसमें हमने इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है कर्म तत्पुरुष में क्या है, इसमें पूर्व पद की कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति के को चिन्ह का लोप होता है। तो इसमें हमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ये याद हो कि कर्म का जो साइन है वो क्या है, को। हम करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, तो इसका जो विग्रह है वो हम को की अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे ग्राम गत, ग्राम, ग्राम क्या होता है, गांव, गत मतलब गया, तो हम इसका विग्रह गांव को गया हुआ या ग्राम को गत। गिरह कट, गिरह को काटने वाला, तो इसमें देखो सभी में जो है हमने को यूज करना है, क्योंकि को किसका है, कर्म को, तो यहां पर है तत्पुरुष, तो ये हो जाता है कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही नेक्स्ट है करण तत्पुरुष, इसका भी हम साइन के अकॉर्डिंग लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, जो करण की विभक्ति है हम कारक में याद करते हैं वो क्या होती है, से, तो इसमें हम से के द्वारा इसका विग्रह करेंगे। मदांध, मद से अंधा, नख भिन्न, नख से भिन्न, मतलब इसमें हमने से का यूज किया है। और करण तत्पुरुष में जो से होता है, करण का मतलब ये होता है कि जिसमें, करण का मतलब साधन, जिसमें कोई साधन अपनाया जाता है, तो ऐसे ही हो गए ये सारे से के द्वारा इसका जो समास विग्रह किया गया है, ये होता है करण तत्पुरुष। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष, तो इसकी भी हमें विभक्ति याद होनी चाहिए। इसकी विभक्ति को भी होती है, लेकिन मेन जो इसकी विभक्ति है वो के लिए। हमने कारक में विभक्तियां याद की हैं, तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए। पद लोभ, पद के लिए लोभ। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, तो ये इनका जो विग्रह है वो के लिए से किया गया है, तो ये कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति है से। देखिए हमने पहले करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति ही पढ़ी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि करण तत्पुरुष में से जो है वो साधन के लिए प्रयोग लाया जाता है, लेकिन अपादान तत्पुरुष में जो है अलग होने के भाव को प्रकट करता है। जैसे कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हुई है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे एग्जांपल है इसके, श्राप मुक्त, श्राप से मुक्त। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। देश निकाला, देश से निकाला, तो अपादान तत्पुरुष कहां होता है, जहां एक वस्तु या व्यक्ति को दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग करके दिखाया जाता है, वहां होता है अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। जो संबंध तत्पुरुष है इसकी विभक्ति है का, की, के, मतलब जैसे अपादान में अलग होने का भाव है, संबंध तत्पुरुष में किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ दिखाया जाता है। जैसे है राजदूत, राजा का दूत। राजनीति, राजा की नीति। भारतवासी, भारत का वासी, मतलब कि इसमें संबंध प्रकट किया जाता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे संबंध तत्पुरुष के हैं। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष की जो विभक्ति है वो है में और पर। ये अपादान तत्पुरुष का अपोजिट है। अपादान में अलग होने का भाव होता है, तो अधिकरण में मिलने या जुड़ने का भाव होता है। जैसे वनवास, वन में वास। अध्ययन कुशल, अध्ययन में कुशल। सिर दर्द, सिर में दर्द।
गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश मतलब अपादान में तो अलग होना और अधिकरण में मिलना। तो इस तरह से ये सारे तत्पुरुष समास के ही भेद हैं।